बच्चों नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने आरपीएफ जो कि वर्तमान में ट्रेंडिंग वैकेंसी बनी हुई है, इसके बारे में एक छोटा सा पूरी जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं। तो जैसा कि आपको पता है, आरपीएफ जो कि रेलवे पुलिस के नाम से चर्चित होती है। आपको पता है कि हमारे भारत में एक केंद्रीय पुलिस होती है, हर राज्य की अपनी अपनी एक स्टेट पुलिस होती है। केंद्रीय पुलिस में जैसे आपको पता है सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, आईटीबीपी है, एसएसबी है, ये सारी पुलिस आती हैं। इसके अलावा उसी में एक आपको रेलवे भी अपनी सुरक्षा के लिए एक पुलिस रखती है। इसमें इस बार कुछ वैकेंसी आने वाली है। तो बच्चे, इसके आपको कैसे सिलेक्शन लेना है, क्या करना है, वैकेंसी कब आ रही है और एग्ज़ाम कब तक हो जाएगा, इस बारे में पिछले कुछ सालों का पैटर्न देखते हुए मैं ये वीडियो आपके सामने लाया हूँ। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें। बेटा, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई, अगर आप हमसे ये पूछें कि सर जी ये नौकरी कैसी है, तो मैं एक ही शब्द में कहूँगा कि बहुत बेहतरीन नौकरी है। बहुत ही बेहतरीन नौकरी है, कांस्टेबल हो या एसआई हो। अब अगर हम इसके सबसे पहले बात करेंगे इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, तो बेटा याद रखना कि आरपीएफ में जो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले एक आपका एग्जाम होगा। क्या होगा? एक आपका एग्जाम होगा। और मेरे बच्चे, इसमें दूसरा अगर स्टेप है तो याद रखना इसमें फिजिकल होगा। और तीसरी जो स्टेप है वो मेडिकल की है। काहे की है? मेडिकल की है। मेरे भाई, एग्जाम देना है, फिजिकल देना है, मेडिकल देना है। तो आज मैं आपको एग्जाम की पहले जानकारी दूंगा। तो बेटा याद रखना, एग्जाम में इसमें 3 पोर्शन होते हैं। एग्जाम में 3 पोर्शन रहते हैं। इसमें मैथ होती है, रीजनिंग होती है और जनरल अवेयरनेस होती है। अगर हम इसमें पहला अगर हम बात करें तो मैथ क्या होता है? मैथ होता है। दूसरी अगर हम बात करें, रीजनिंग होती है। क्या होती है? रीजनिंग। और तीसरी अगर हम बात करें तो जनरल अवेयरनेस होती है। बच्चों याद रखिएगा कि अगर हम मैथ्स की बात करें तो इसमें मैथ के जो क्वेश्चन होते हैं 35 होते हैं। और मैथ में जो होती है वो बेटा अंक गणित होती है। सिंपल सी अगर हम बात करें तो इसमें अंक गणित रहती है। कौन सा? अंक गणित रहती है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। 35 क्वेश्चन इसके रीजनिंग के रहते हैं और जनरल अवेयरनेस के पूरे 50 क्वेश्चन रहते हैं। यानी अगर हम बात करें तो सिंपल भाषा में गणित के 35 क्वेश्चन हो गए, रीजनिंग के 35 हो गए, जनरल अवेयरनेस के 35। ओवरऑल अगर हम इसकी बात करें तो 120 क्वेश्चन हो गए। यानी 120 क्वेश्चन आने हैं। अब बच्चे आप कहोगे कि सर इसमें टाइम कितना होगा, तो टोटल जो क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे 120। और अगर इसके टाइमिंग की बात करें तो याद रखना ये 90 मिनट में, कितने मिनट में? 90 मिनट में 120 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। अगर हम इसमें बात करें इसमें एलिजिबिलिटी क्या रहती है, बेटा ये कांस्टेबल का भी सिलेबस है और एसआई का भी यही सिलेबस है। सेम प्रोसेस होता है, बस पेपर का पैटर्न थोड़ा प्लस माइनस रहता है। अब अगर हम आगे अगली स्टेप बात करें, इसमें एलिजिबिलिटी क्या रहती है, तो कांस्टेबल के लिए वही 10+2 रहती है। ठीक है, मेरे ख्याल से हाई स्कूल भी रहती है। केवल एक बार इसको चेक कर लेना होगा। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे जो भी भाई बहन यानी जो भी भाई हैं जिनकी हाइट कम रहती है, यानी 165 सेंटीमीटर हाइट जो है, जिनकी 165 सेंटीमीटर है, वो लोग इस फॉर्म को फिल करने में एलिजिबल होंगे। दूसरी चीज आपको बता दें, जिनकी 1 जुलाई 1 जुलाई 2024 को 18 वर्ष उम्र कंप्लीट कर ली हो। 1 जुलाई 2024 को 18 वर्ष उम्र कंप्लीट कर ली हो, वो सभी लोग इस फॉर्म को भरने के एलिजिबल हैं। अब इसमें बाकी 18 से 25 साल तक रहती है, 3 साल ओबीसी को और 5 साल को एससी कैटेगरी को छूट मिल जाएगी। अब बेटा इसको देखिएगा, इसको बाकायदा समझते हैं आगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि
सिलेबस आपको डिटेल समझा। मैथ के 35 क्वेश्चन है। मैथ के बाद बच्चे इसमें रीजनिंग के भी 35 क्वेश्चन है और 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के हैं। इसके अलावा एक 65 हाइट है, 18 साल उम्र है। इतने लोग, पहले तो आपको ओवरव्यू आपको समझा, जो लोग फॉर्म एलिजिबल हैं, भरने के एलिजिबल हैं, वो लोग देख लें। अच्छा, दूसरे मेरे जो भी भाई और बहन इंटर इसी वर्ष जिन्होंने किया है, जो लोग इस साल इंटर किया है और अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ ऐसी पड़ी है कि वो 1 जुलाई को 18 वर्ष कंप्लीट कर रहे हैं, तो कहीं गलती से आप लोग मौका खो ना बैठें। इस चीज को आपको अपने छोटे, आपके भाई, आपके बहन जितने भी हैं, उन लोगों की इस बात को आपको सचेत करना होगा कि क्या डेट ऑफ बर्थ ऐसी तो नहीं पड़ी है कि 1 जुलाई को आप 18 वर्ष कंप्लीट कर रहे हो। अगर आप कंप्लीट कर रहे हो तो आप देरी ना करें, रिजल्ट का इंतजार ना करें कि रिजल्ट, क्योंकि अब कुछ बच्चों के मन में ये रहेगा कि क्या रिजल्ट जो आएगा उस रिजल्ट का इंतजार करना चाहिए और रिजल्ट के बाद हम देखें। तो बेटा नहीं, आपको तैयारी करना शुरू चाहिए। अब इसका फॉर्म कब आया, तो आपको बता दें एक खुशखबरी आज ही ऑफिशियल आया है कि इसका फॉर्म जो है 15 अप्रैल को आ जाएगा। कब आ जाएगा? 15 अप्रैल को, कांस्टेबल एंड एसआई। अगर दूसरी बात, अगर हम बात करें कि 15 अप्रैल को अगर ये फॉर्म आ रहा है और 15 अप्रैल के बाद ये इसका एग्जाम कब संभावित है, देखिए आप ये मान लीजिए कि अगर हम एग्जाम की बात करें तो कम से कम नहीं, एग्जाम कभी भी हो 6 से 7 महीने में इसका आपको सिलेबस, जब आप घर पे डेली 5 से 6 घंटे मेहनत करेंगे तो आप कम से कम 5, 6 से 7 महीने इसके सिलेबस को समाप्त करने में लगा देंगे। और जब आप 6 से 7 महीने सिलेबस समाप्त करने में लगाएंगे तो मेरे हिसाब से अगर एग्जाम दिसंबर में हो तब तो ठीक है। अगर इससे पहले अगर एग्जाम हो रहा है तो आप ये मान लीजिए कहीं ना कहीं आपके साथ फिर धोखा है, आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से नहीं होगी। अभी हम आपको ये भी बताएंगे कौन सा कंटेंट पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ देना चाहिए, ये सारी जानकारी अभी आपको हम दे देंगे। तो फॉर्म कब से है? 15 अप्रैल से। एग्जाम कब है? 6 से 7 महीने। बच्चे बहुत बड़ी मात्रा में पूछ रहे सर वैकेंसी कितनी है, वैकेंसी। तो बेटा आपको पता है लगभग 4,000, एग्जैक्ट डाटा मेरे पास भी नहीं है क्योंकि अभी कुछ भी घट बढ़ सकती है, और भाई लगभग 500 के करीब, 500 के प्लस माइनस कुछ जो है ये कांस्टेबल है और ये जो है ये आपकी एसआई की है ना। यानी 4600 के समथिंग कुछ मामला दिखा रहा है, 500 600 जो भी हो ये दिखा रहा है, और ये ऑल इंडिया ओवर होने को है। इसमें जोन अभी बटेंगे A B C D, ये बटने वाले हैं। तो आप समझिएगा फॉर्म 15 अप्रैल से शुरू है, एग्जाम 6 से 7 महीने लेंगे, वैकेंसी लगभग 4600 दोनों मिलाकर हैं। आपको इससे मतलब नहीं है कि वैकेंसी कितनी है, आप अपने आप में तैयार रहिए, अपने आप को मजबूत करिए कि हमें कितने परसेंट की तैयारी करनी है, आप उससे पे ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, तो आपको ये जानकारी हो गई। अब तीसरी जानकारी जो आपकी है वो है, सबसे पहले अगर हम बात करें मैथ को, मैथ को लेकर अगर हम सबसे पहले चर्चा करें, मैथ। देखिए मैथ में भी आपको पता है अरिथमेटिक आने वाली है। कौन सी? अरिथमेटिक, यानी अंक गणित। अब देखिए अरिथमेटिक में 35 नंबर की आने को है। बेटा देखिए, अगर आप इस अरिथमेटिक में 35 में प्रयास करें, क्योंकि आरपीएफ की वैकेंसी है, अभी आपको कट ऑफ दिखा देंगे। आप ये समझिए कि अगर आप 35 में अगर आप 32 और 33 का आंकड़ा नहीं टच कर रहे हो तो फिर आपके साथ गड़बड़ी है। अब इसके लिए अरिथमेटिक में आपको पता है चैप्टर कौन कौन से हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें प्रतिशत, कौन सा? प्रतिशत। बेटा देखिए, ये एक ऐसा चैप्टर है कि अगर आपको परसेंट नहीं आ रहा है तो आपको पूरी गणित नहीं आ रही है, ये मैं कह रहा हूं। परसेंट आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आपको जैसे अगर कोई कहे कि सर मेरा परसेंटेज कमजोर है, तो आप ये मान लीजिए आपकी फिर पूरी गणित कमजोर है। ठीक है। परसेंट के बाद एक चैप्टर आता है अनुपात समानुपात, जिसको हम बोलेंगे रेशियो, केवल बस अनुपात। सारे चैप्टर नहीं बताएंगे हम, अनुपात। ये चैप्टर आपको आना ही चाहिए, किसी कीमत पर आपको आना चाहिए। तीसरा चैप्टर है एक संख्या पद्धति, संख्या पद्धति, संख्या पद्धति। इसके अलावा सरलीकरण, सरलीकरण।
इसके अलावा लासा एंड मासा, क्योंकि ये वो चैप्टर हैं जिनका यूज लगभग हर किसी में होता है। जैसे अगर हम बात करें प्रतिशत, अगर हम बात करें प्रतिशत की, तो आपको पता है प्रतिशत पर आधारित चैप्टर, आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस। अगर हम बात करें लाभ और हानि, आप ये समझिए कि अगर आपको प्रतिशत नहीं आ रहा है तो आप लाभ हानि आपको आएगी, ये आप कैसे कह सकते हो? क्योंकि प्रतिशत नहीं आ रहा है तो आप लाभ हानि आपको, आप लाभ हानि में बहुत कुछ कर सकते हो, ये बात हम कैसे कह दें? ठीक है। अगर आपको पता है इसी प्रतिशत पर आधारित अगला चैप्टर होता है आपका साधारण ब्याज, यानी जिसको कहते हैं एसआई एंड सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। ये आपको पता है सीधे सीधे एक दूसरे पर आधारित हैं, यानी अगर आपको परसेंट पता है तो लाभ हानि अच्छे से आता होगा और सीआई और एसआई आप अच्छे से समझ सकते हो। आप कहोगे ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसको अगर हम बात करें, इसको देखें अनुपात और समानुपात में, तो अनुपात समानुपात के बाद एक चैप्टर आता है आयु संबंधी, आयु संबंधी, चैप्टर का नाम है आयु संबंधी। बेटा कई कई जगह पर हम अगर आपको बताएं तो केवल अनुपात समानुपात ही पढ़ाते हैं और आयु संबंधी पढ़ाते ही नहीं है, उसी से काम अपना चला लेते हैं। आयु संबंधी के बाद अगला चैप्टर आता है इसी में, अगर हम बात करें टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य, समय और कार्य। हालांकि समय कार्य एक अपने आप में अलग चैप्टर है, लेकिन इसमें जो कॉन्सेप्ट हैं वो रेशियो के बहुत सारे यूज हो जाते हैं। यानी रेशियो का कॉन्सेप्ट केवल इसी में नहीं यूज होते, रेशियो कॉन्सेप्ट पूरे परसेंटेज लाभान एसआई सीआई में, रेशियो मेथड, ठीक है, संख्या पद्धति में भी यूज होंगे, सरलीकरण में भी यूज होंगे, लासा मासा में भी यूज होंगे। तो अगर आपसे पूछें कि प्रतिशत और अनुपात में इन दोनों में महत्वपूर्ण कौन है, तो फिर रेशियो है, फिर अनुपात आपका महत्वपूर्ण है। समय कार्य के बाद फिर इस पर अगर आपको समय कार्य अच्छे से आता है तो आपको पता समय और दूरी, समय दूरी रेलगाड़ी, ये चैप्टर ये भी अच्छा खासा महत्वपूर्ण है। इसमें भी रेशियो के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसी के नीचे अगर हम बात करें नाव धारा, नाव धारा, तो आप कहोगे सर ठीक है ये चैप्टर इस पे आधारित हो जाएंगे, और ये चैप्टर कहीं ना कहीं एक दूसरे में मिलते जुलते रहते हैं। परसेंटेज सवाल है, परसेंट इसमें आ जाए या समय कार को इसमें मिला दें, किस हिसाब से मिला दें, इसलिए आप ये नहीं कह सकते हो कि केवल हम इन चैप्टर को पढ़ लें और बच्चे इन चैप्टर को ना पढ़ें। तो पढ़ना तो पड़ेगा, सारे चैप्टरों को पढ़ना पड़ेगा। संख्या पद्धति में अगर हम बात करें तो संख्या पद्धति में सबसे पहले तो आपको संख्याओं की जानकारी बहुत जरूरी है। संख्या पद्धति में अगर हम बात करें तो किसकी जानकारी जरूरी है, तो आप कहोगे सर जी संख्याओं की। सबसे पहले किसकी जानकारी जरूरी है, तो आप कहोगे संख्याओं की। संख्या पद्धति में संख्या, बेटा संख्या की अगर हम बात करें इसमें थोड़ा आप समझिएगा, जैसे एक होती है प्राकृतिक संख्या, तो कई बार सवाल ऐसे होते हैं कि वो कहता है कि बहुत सारी चीजें लिख देता है, कहते हैं जहां n बराबर एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। अब इस प्राकृतिक संख्या है, अब बच्चे नहीं समझ पाते। देखो प्राकृतिक संख्या अपने आप में एक अलग चीज होती है, पूर्ण संख्याएं अलग होती हैं, ठीक है, सम संख्याएं अलग होती हैं, विषम संख्याएं अलग होती हैं, अभाज्य संख्याएं। अब जैसे कहीं पर अगर कह दिया कि उसने कि n बराबर दे दिया, n बराबर एक प्राकृतिक संख्या है, तो अब इस कंडीशन का मतलब है कि जो भी मामला शुरू हो रहा है वो एक से शुरू हो रहा है। और कहीं पर अगर इसमें अगर हम बात करें कि पूर्णांक की बात करें, पूर्ण संख्याएं, तो फिर जीरो से शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा तो इसमें अंतर रहता है, तो ये हो जाएंगी संख्याएं हो गई, ठीक है। फिर संख्याओं में, अच्छा इन संख्याओं में आपको पता है कि सबसे पहले आपको पता है कि संख्याओं के बारे में आपको संख्याओं में खेलना आना चाहिए। अगर आपको संख्याओं की जानकारी नहीं है, संख्याओं के बाद आपको पता है इसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपका होगा वो हो जाएगा दशमलव, ठीक है। अगर बच्चों यकीन मानिए अगर आपको दशमलव की जानकारी है तो आप ये मान लीजिए आप बहुत सारी कैलकुलेशन बहुत आसान भाषा में कर सकते हो, ऑप्शन देख के आप आंसर टिक कर सकते हो। दशमलव के बाद आपका एक आता है डिजिटल सम, है ना, डिजिटल सम, इससे डायरेक्ट कभी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, लेकिन ये आपके कैलकुलेशन को समाप्त कर देगा, चक्रवृद्धि ब्याज जैसे चैप्टर को बिल्कुल हल्के में निपटा देता है। डिजिटल सम के बाद अगर हम बात करें फिर आपका आता है इकाई अंक,
ये कैलकुलेशन को इतना समाप्त करते हैं, इतनी आसानी बना देते हैं, बस आप लोग साथ बने रहिए। फिर देखो कैलकुलेशन आपकी उंगली पर नाचेगी। इकाई से 1 अंक हो गया, इकाई से 2 अंक हो गया, इकाई से 3 अंक हो गया। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें शून्य अंक, यानी शून्यों की संख्या, गुणनखंड, क्या चीज, गुणनखंड, सम गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। इसके अलावा शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे। मेन चीज सबसे बड़ी समस्या इस बात को रहती है कि बच्चे इन सारे चैप्टरों को केवल चैप्टर के रूप में पढ़ते हैं। अरे क्यों भाई, ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे इनका यूज आप इन सभी में करो, इन चैप्टर्स का यूज इन सभी में करो, कैलकुलेशन में करो। अगर आप इन चैप्टर का यूज अगर आप इन कैलकुलेशन में करोगे ना, तो ये वाला चैप्टर इनको बहुत आसान बना देंगे। आप एक दूसरे को कैसे मिलाओगे, बस यही तो एक्सपीरियंस है, यही तो एक अच्छे टीचर से पढ़ने का आपको मिलेगा। बाकी परसेंटेज है, प्रॉफिट है, सही सब पढ़ा देंगे, लेकिन एक अच्छा टीचर यही तो करेगा, अच्छा स्टूडेंट यही तो करता है, अच्छे बच्चे यही तो करते हैं, फास्ट बच्चे यही तो करते हैं कि इनको उठा के इनमें कैसे मिला देंगे, इनको उठा के इनमें कैसे मिला देंगे, बस यही रहता है। संख्या पद्धति के बाद जैसे सरलीकरण, बेटा सरलीकरण में सिर्फ आपको हम बता दें, सरलीकरण में अगर हम बात करेंगे तो केवल सरलीकरण में आपको बोर्ड मास पढ़ाना है, बस। बोर्ड मास का मतलब कैलकुलेशन, इसमें आपकी कैलकुलेशन, कैलकुलेशन वाला हिस्सा, यानी किसी कीमत पर, जिसपे कहते हैं वैदिक मैथ, यानी बड़े से बड़े गुणा है, आप देखते ही कैसे करें, यानी कि बड़ी से बड़ी गुणा है। आपको, आप परेशान मत होइए, आपको एक एक टॉपिक बताया जाएगा। इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होगी और आप उंगलियों पे करोगे। किस पे करोगे? उंगलियों पे करोगे। और अगला टॉपिक है लासा और मासा। अगर आपको लासा मासा आता है तो आपको पता है ये जो टाइम एंड वर्क है ना, ये चचा, इनको आप यूं ही निपटा दोगे। अरे भाई किस पे? टाइम एंड वर्क, यहां तक कि टाइम एंड डिस्टेंस, ये सारे चैप्टर आपको पता है लासा मासा पर। क्योंकि भैया लासा एक ऐसी चीज है कि बहुत सारी कैलकुलेशन को लासा ले लो, खेल खत्म। तो लासा मेरे ख्याल से पूरी गणित में अगर आप महत्वपूर्ण टॉपिक पूछोगे तो हम कहेंगे सर लासा मासा है, अनुपात है, प्रतिशत है। पूरी मैथ की बात कर रहे हैं, लासा, अनुपात समानुपात, प्रतिशत। और इसमें भी सबसे अच्छी अगर बात करेंगे तो जैसे बोर्ड मास हो गया, कैलकुलेशन हो गया, संख्या पद्धति। अब बच्चे क्या करेंगे, ये देखते हैं कि किस चैप्टर से 5 क्वेश्चन पढ़ेंगे, इससे एक आ रहा है, इससे। अरे नहीं, ऐसा नहीं करो मेरे भाई, ऐसा मत करो। आप सारा सिलेबस पढ़ो, सारा पढ़ो। किस चैप्टर का क्वेश्चन उठाएंगे, किन दो को इंटरचेंज करके, किन को आपस में मिक्स करके, और कैसा क्वेश्चन बना दिया जाए एग्जामिनर, आप नहीं, आप प्रीवियस ईयर के पेपर देख सकते हो। अब देखिए लासा मासा, तो लासा मासा के बाद अगला इसी पे एक चैप्टर आता है औसत। ठीक है, औसत। औसत के बाद एक चैप्टर आएगा मिश्रण। ठीक है, अब इनके बाद अगर आपको पता है इतना, देखो इसमें आप ये ना पूछे कौन सा टॉपिक महत्वपूर्ण है, आप हमें ये बताएं अगर आपको लग रहा है कि इसमें कौन सा टॉपिक महत्वपूर्ण नहीं है। क्योंकि बच्चे ये पूछते हैं कि सर कौन सा टॉपिक, इसमें कौन सा, अरे आप हमें ये बता दो इसमें महत्वपूर्ण है कौन सा, नहीं हम वही छोड़ दें। नहीं, सारे ही महत्वपूर्ण हैं, सब पढ़ने पड़ेंगे। देखिए अभी इसमें दो टॉपिक और बचे हुए हैं, दो टॉपिक और बचे हुए हैं। एक है आपका मेंसुरेशन, क्षेत्र मिति, क्षेत्र मिति। इसको आपको पता है दो भागों में बांटा गया है। एक है 2D, जिसे आप बोलोगे क्षेत्रफल, जिसे आप बोलोगे क्षेत्रफल, और एक है 3D, जिसे आप बोलोगे आयतन, है ना। जैसे अगर हम बात करें इसमें, अगर हम पढ़ेंगे क्षेत्रफल में क्या पढ़ोगे, तो आप कहोगे सर जी त्रिभुज, चतुर्भुज, चतुर्भुज में ही आपके जो वर्ग हैं, आयत हैं, ठीक है, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, ठीक है, ये हो जाएंगे। ये आपके किस में हो जाएंगे, क्षेत्रफल में। बेटा आयतन में अगर आपकी बात करें तो घन, घनाभ, आपको पता है घन, घनाभ,
बेलन, गोला, शंकु। हालांकि इसमें प्रिज्म और पिरामिड वो आपको नहीं पढ़ाएंगे, वो आपके इसमें नहीं होगा, लेकिन पढ़ा देंगे हल्का सा, उसको भी दिखा देंगे। अगर गलती से क्वेश्चन आएगा तो नॉर्मल होगा, वो आपको बता देंगे। तो त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त। त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त। आयतन में घन, घना, बेलन आयतन और ये टॉपिक रहते हैं। बेटा ये कंफर्म है कि इनसे कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आना है, ये कोई भी नहीं रोक सकता है, एक क्वेश्चन मिनिमम आना है। अब ये हो गया। इसके अलावा एक और टॉपिक रहता है जिसको बोलते हैं नाम डीआई। डीआई पूरी गणित, पूरी गणित का निचोड़, पूरी गणित का निचोड़ डीआई में शामिल होता है। आपको क्या लग रहा, डीआई स्पेशल पढ़ोगे? आपको अगर परसेंटेज नहीं आ रहा, डीआई आती नहीं है, डीआई कुछ चैप्टर ही नहीं है। डीआई में परसेंटेज भी है, डीआई में लाभान भी है, डीआई में घुमा के वो साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज के भी क्वेश्चन रख देते हैं, समय दूरी के भी क्वेश्चन रखते हैं। तो डीआई अगर आप ये कहो कि सर हमें डीआई पढ़ा दो, तो डीआई आपको तभी पढ़ सकते हो जब आपको पूरी मैथ आ रही है। अगर आपको पूरी मैथ अर्थमेटिक नहीं आ रही है तो आप डीआई नहीं पढ़ सकते हो। यहां तक कि आपको पता है कि जैसे अभी पीटी का जो एग्जाम हुआ था, अच्छे अच्छे उलझ गए थे डीआई में। डीआई में क्यों उलझ गए? अब बच्चा क्या करता है, जैसे पीटी के एग्जाम की बात करें, उसमें 20 क्वेश्चन डीआई के होते हैं। अब उस 20 क्वेश्चन के लिए वो तैयारी नहीं करता है, वो गणित पढ़ता ही नहीं है। वो पूरे दिन 5-5 नंबर की जीएस के, उसमें हिस्ट्री आना है, ज्योग्राफी आना है, पॉलिटिकल साइंस आना है, और वो उसे लगता है कि मैथ में 5 ही क्वेश्चन तो हैं और 5 में 2-3 कैलकुलेशन के आ जाते हैं। बेटा आपको बता दें, डीआई के 20 क्वेश्चन रहते हैं, और जो 20 क्वेश्चन अगर हम पीटी, हालांकि पीटी सिलेबस नहीं बता रहे लेकिन उसमें बता दे रहे, अब वो 20 क्वेश्चन जो है ना, 20 और 5 25, आप ओवरऑल 25 वो मैथ के क्वेश्चन है। क्योंकि डीआई कोई स्पेशल चैप्टर नहीं है, आप उसमें पढ़िएगा तो पूरी मैथ है उसमें। बैंकिंग में इसीलिए तो डीआई पूछते हैं कि अगर कोई चैप्टर छूट गया है तो वो डीआई में रख के और उसको अप्रत्यक्ष रूप से पूछ लेते हैं। तो ये डीआई है, ठीक है। तो पूरी गणित का निचोड़, तो ये रहा आपका मैथ का कुछ सिलेबस, मैंने आपको बता दिया। अब तीसरी चीज ये आती है कि सर ये बताइए मैथ की तैयारी करें कहां से। तो पहली चीज तो आपको ये बता दें कि ये आप लोग पढ़ रहे होंगे, ये क्या लिखा है, SRG एकेडमी, पढ़ रहे हो ना? यहीं से करना है, कहीं से नहीं करना है, कहीं से नहीं करना है, आपको सिर्फ यहीं से करना है। अब प्रीवियस सॉरी क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस कहां से करें? आपको बहुत जल्दी टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी जाएगी, आपको यहीं से पीडीएफ मिल जाएगी। प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले मेरे भाई, मेरे बहनों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग कहीं किसी की कोई बुक ना परचेज करें। अभी आपको प्रीवियस ईयर यानी प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर आप जाइए मार्केट में, ये कहना होगा कि हमें आरपीएफ, कांस्टेबल एंड एसआई के प्रीवियस ईयर के केवल मैथ के दे दो, केवल जीएस के दे दो, पूरा भी ले सकते हो लेकिन मैथ का लेना, और मैथ का वो वाला लेना जिसमें चैप्टर बाय चैप्टर जानकारी दी हो, क्योंकि आरपीएफ का होगा और उसमें चैप्टर बाय चैप्टर इस क्वेश्चन के। तो अगर आप बुक सॉल्व करेंगे तो आपकी तैयारी अपने आप में बढ़ जाएगी। एक आप आरपीएफ का ले लो, इसके बाद रेलवे ग्रुप डी देख लो, एनटीपीसी देख लो, इतना कंपाइलेशन जब तक एग्जाम हो तब तक आपके दिमाग पे हो जाए, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं आपका हो जाएगा। अगर अब हम बात करें जीएस की, तो बेटा सेम कंडीशन है जीएस की। देखो जीएस में, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताने को है, जैसे आपको पता है हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, करंट अफेयर्स है, ईवीएस है। मैथ में इतने चैप्टर नहीं जितनी इसमें किताबें हो गई, लेकिन क्या इसको छोड़ देना चाहिए? हल्का नहीं, क्योंकि आरपीएफ है, वैकेंसी कम है, इसको पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसके लिए आपको अपना चैनल एसआरजी एकेडमी के सारे वीडियो देखने होंगे, ठीक है। दूसरा, करंट अफेयर के लिए एक कोई चैनल है, उसमें शायद एक अच्छा सा वीडियो सुबह आता है 6 बजे, उसको आप देखिएगा, क्या नाम है, कुमार गौरव सर, ठीक है। उत्कर्ष क्लासेस हैं, काफ़ी अच्छा बनाते हैं, और मैं इस बात को मैंने खुद देखा है, तो आप लोग उसको ज्वाइन करिए और कुमार गौरव सर को
वीडियो कंटिन्यू आप देखा करिए, ठीक है। और क्योंकि 1 डेढ़ घंटे के बहुत सारी चीज़ें वो सुना दे रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा करंट अफेयर के साथ साथ में आपको हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है। देखो, एक हिस्ट्री वो होती है कि जैसे आपको पता है हिस्ट्री हिस्ट्री एक कांस्टेबल के लिए भी पढ़ी जाती है और इसके अलावा एसआई के लिए भी पढ़ी जाती है। आपको पता है जैसे आरओ के एग्जाम के लिए भी पढ़ी जाती है, एसएससी के एग्जाम के लिए भी पढ़ी जाती है, आईएएस के लिए भी पढ़ी जाती है, फिर टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए भी पढ़ी जाती है, नेट एग्जाम के लिए भी पढ़ी जाती है। बच्चा कंफ्यूज रहता है। तो बेटा आपको बता दें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करिए, जीएस को पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करिए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, डिटेल प्रैक्टिस करिए। एक क्वेश्चन उसके चारों ऑप्शन विस्तारित उस पर जो है प्रैक्टिस करिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं आने वाले एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में आपकी जीएस का स्कोर अपने आप बढ़ने वाला होगा, ठीक है। रीजनिंग, अगर हम बात करें रीजनिंग पीवाईक्यू यानी जीएस की अगर हम बात करें केवल पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। रीजनिंग की अगर हम बात करें, रीजनिंग में एक किताब आती है, पीयूष वार्ष्णेय सर है, पीयूष वार्ष्णेय सर है। रीजनिंग में आपको पता है इन्होंने एक किताब बनाई है, मैंने उसको देखा है, काफ़ी अच्छी किताब है। हालांकि आपको बता दें बहुत जल्दी हम लोगों की जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगी, ठीक है। लेकिन इनकी बुक हमने देखी है तो इसको रेलवे के लिए, रेलवे के परिप्रेक्ष्य में, एसएससी के परिप्रेक्ष्य में काफ़ी अच्छी बुक मुझे लगी है, तो आप लोग इसे परचेज कर सकते हो, ठीक है। काफ़ी अच्छी बुक है, ठीक है। जीएस में हम कोई एक स्पेशल बुक नहीं बताएंगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी एग्जाम को उठा लो। ये जरूरी नहीं कि आप रेलवे को ही उठा लो या किसी जिस पहले तो आप रेलवे को उठाइए, फिर आप एसएससी के उठा लो या जो भी एग्जाम में आप उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लीजिए और उठाने के बाद उस पर प्रैक्टिस करिए। रीजनिंग में पीयूष वार्ष्णेय प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये तो आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए पीवाईक्यू तो लगाना ना भूलें, ठीक है। अब आपका कौन सा, ये 3 सब्जेक्ट हो गए। अब जरा देखते हैं कि पिछले कुछ सालों में जो कट ऑफ है वो कैसे क्या गई है। क्या हुआ भाई? अच्छा ये है, ये क्या हुआ? हम्म, इसको थोड़ा थोड़ा इधर खसकाओ, उधर नहीं दिखाई दे रहा। हाँ हाँ हाँ, आप सही है। देखिए, अब जरा देखिएगा, ये पिछले कुछ कट ऑफ हैं। बेटा देखिए, जैसे आपको पता है रेलवे ग्रुप डी है, एनटीपीसी है, अभी आपकी जो लोको पायलट है, इसमें जोन वाइज जोन जानकारी दी वैकेंसी आती है। लेकिन आरपीएफ में जोन वाइज जोन नहीं आती, इसमें ग्रुप आते हैं। यानी आरपीएफ में पहले एक ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप ई और ग्रुप एफ। बेटा पहले मैं कुछ आपको जानकारी ये देना चाहूंगा कि जैसे अगर हम बात करें ग्रुप ए में, तो बेटा देखिएगा कहाँ गया, ये है, ये रहा ये। देखिए बेटा, अगर हम बात करें ग्रुप ए में, तो ग्रुप ए में आपको पता है जैसे आता है साउथ रीजन आता है, यानी दक्षिण का आता है, जिसमें मदुरई है, पालघाट है, त्रिवंतपुरम है, बेंगलोर है, नागपुर है, रायपुर है, हैदराबाद है और जो विजयवाड़ा है, ये और सेंट्रल रीजन भी इसमें किसमें अब आता है ग्रुप बी। तो ग्रुप बी में सेंट्रल रीजन यानी मध्य भारत के हैं, जैसे नागपुर है और पुणे है, सोलानपुर है, इसके अलावा जो है बड़ोदरा है, अहमदाबाद है, रतलाम है, राजकोट है, भावनगर है, भोपाल है, यानी मध्य प्रदेश वाला आ जाता है ग्रुप बी में, ठीक है। इसके अलावा अगर हम ग्रुप सी की बात करें तो आपको पता है ईसीआर, ई का मतलब क्या हो जाएगा, ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे यानी पूर्व मध्य रेलवे की बात करते हैं। दानापुर है, मुगल सराय हो गया, ठीक है, धनबाद है, सोनपुर है, यस ई आर हो गया, खड़गपुर वगैरह आ जाता है। इसके अलावा एनआर यानी जो भी ये अब एनआर है, अब ये ग्रुप डी में, जैसे अपने लोग जितने भी यूपी में रहने वाले हैं, यूपी में जो इलाहाबाद और गोरखपुर वाले जो जोन पड़ते हैं, ये हम लोग ग्रुप डी में आते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा कंपटीशन, सबसे टफ कंपटीशन जिसमें मानी जाती है, ठीक है। तो ग्रुप डी और ग्रुप ई वगैरह ये लोग जो होते हैं, ये आरपीएसएफ होता है, एक रेलवे स्पेशल फोर्स होती है। ये जो रेलवे में जो कांस्टेबल होते हैं, इनसे स्पेशल उनको पावर होता है, स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है और रेलवे के लिए बिल्कुल स्पेशल होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ज़्यादा इसमें गर्ल्स नहीं जाती, महिलाएं नहीं जाती हैं, नहीं इस ई में नहीं, एफ होता है वो, एफ में इसमें महिलाएं नहीं जाती हैं, इसमें केवल मेल भर्ती होता है, जो कहते हैं आरपीएसएफ, ठीक है। रेलवे स्पेशल जो पुलिस फोर्स होता है उस पर केवल जो पुरुष भर्ती होती है यानी बॉयज ही जाएंगे।
अब अगर ग्रुप ए की बात करें तो आपने देखा ये 2018 का है। कब का है? ये 2018 में जो वैकेंसी हुई थी उसकी कट ऑफ आपके सामने दी गई है। तो अगर हमारी जितनी बहनें हैं तो जो बिटिया लोग हैं वो लोग देखिए ग्रुप ए में आप देखिएगा, अगर हम जनरल देखिए ओबीसी को, इसमें देखिए सबसे एक अच्छी बात ये देखने को मिलेगी कि ओबीसी इसमें कई जगह जनरल से ऊपर भी देखने को मिलेगा। अब देखिए अगर हम बात करें कि ग्रुप ए में गर्ल्स की अगर हम बात करें तो यूआर जो है 57.21 था और ओबीसी तो 55.56। तो यहाँ पर हमें ये नहीं देखना, हमें आंकड़ा ये देखना 50, यानी ज़्यादा कौन है तो 57, तो इसी को देखना है। कुछ बच्चों के मन में ये आ रहा होगा सर इसमें ईडब्ल्यूएस नहीं कहीं दिखाई पड़ रहा है। बेटा ये जब वैकेंसी आई थी तब ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन हुआ ही नहीं था, क्योंकि ईडब्ल्यूएस जो संविधान में जो 103वां संविधान संशोधन 9 जनवरी 2019 को हुआ है और वैकेंसी इससे पहले आ गई थी। ठीक है, अब जरा देखिएगा अगर ग्रुप बी की बात करें तो इसमें अगर हम जनरल देखें तो 61.72 गई थी, ये गर्ल्स की अगर हम बात कर रहे हैं। ग्रुप सी की बात करें तो 53.38 गई थी। और ग्रुप डी की अगर हम बात करें तो बेटा देख रहे हो ना ग्रुप डी में एकदम से कितना तगड़ा उछाल मारा है। और ग्रुप ई की अगर बात करें तो 42.48, और ग्रुप एफ इसमें आरपीएसएफ है, इसमें हमारी जो बहनें हैं उनकी एंट्री नहीं होती है। ठीक है, अब आप बात करेंगे मेल के लिए, यानी गर्ल्स की कटाप इतनी तगड़ी नहीं गई थी, मेल को जरा देखते हैं। इसमें ये वाली जो लाइन है ये कहीं ना कहीं इसमें ग्रुप बी यानी ग्रुप ए की जो मेल है इसमें जनरल की अगर कटाप देखोगे तो ग्रुप ए में जो थी 83.82। अब ये कितने में है तो बच्चे याद रखना 120 में, ओवरऑल कितने में 120 नंबर में बताई गई है ग्रुप ए में। ग्रुप बी की अगर आप बात करोगे तो देखिए कुछ बढ़ी है और 89.42 है। ग्रुप सी की अगर बात करोगे तो कुछ इससे कम रही है, 87.32 है। ग्रुप डी में लड़कों की कटाफ जरा देखिएगा, जनरल में जो फाइनल कटाफ लग रही है वो 120 में 117.83, यानी लगभग 118। और सबसे अच्छी बात जरा देखिएगा ओबीसी में लड़कों की कटाफ 120, बात खत्म। अब आप समझ सकते हो ग्रुप डी में तैयारी करने के लिए कितना सबसे महत्वपूर्ण कटाफ यही है। ठीक है, अब जरा देखिएगा कि ग्रुप ई में अगर आप देखोगे तो अनरिजर्व की जो गई थी वो 50 और ओबीसी की अगर आप देखोगे तो 61, यानी काफ़ी लंबा उछाल देखने को मिला है ना। और इसी प्रकार ये 93.22 यानी आरपीएसएफ की है वो 89.1 है। तो कुल मिलाकर ये आपकी कटाफ है। तो अब हमें तो आपको पता है कि आप ना तो मैथ को हल्के में ले सकते हो, ना तो आप रीजनिंग को हल्के में ले सकते हो, ना ही जीएस को हल्के में ले सकते हो। आपको पढ़ना होगा बाकायदा। अगर आप किसी कीमत पर एसआरजी एकेडमी, क्या चीज, एसआरजी, ये पूरा पेपर आपको पता है किसी कीमत पर, एग्जामिनर भी जानता है कि ये लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और आपको पता है पूरा पेपर आपको यूट्यूब से मिलने वाला है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं लोगों से और लाइक करवाएं, लोगों को प्रेरित करें कि वीडियो पूरा देखें जिससे हमारी एनर्जी बढ़े। बस यही हमारी एनर्जी, यही हमारी ताकत है। मुझे भरोसा है कि आप लोग ऐसा करेंगे। आज के लिए यहीं पर जय हिंद।